लेट्स कंटिन्यू। लास्ट एमसीक्यू जो था वो हमारा 175 था और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू नंबर 176। द रेजिस्टेंस ऑफ अ 150 स्केल वोल्ट मीटर इज 12,000 ohms. द पावर कंज्यूम्ड बाय द वोल्ट मीटर व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 120 वोल्ट सर्किट विल बी नियरली। ठीक है, रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो पावर फाइंड करनी है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। सो 125 का स्क्वायर बाय 12,000 which will be equal to 1.3 watt. Option D is correct. Materials having electrical conductivity much less than most of the metals but much greater than that of the typical insulators. So ये सेमीकंडक्टर्स हमारे पास होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो इंसुलेटर से ज़्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है। सो उनको हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, वैसे इस तरह के एमसीक्यूज़ तो आते नहीं हैं लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मैच हमें इस तरह से करना है। कॉपर हमारे पास जो है वो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, सो ये कॉपर का आ जाएगा गुड कंडक्टर। सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। ठीक है, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। जर्मेनियम हमारे पास जो है वो सेमीकंडक्टर है। और उसके बाद जो फिनोनिकल एलॉयज़ होते हैं वो हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, सो कॉपर सेमी जो है गुड कंडक्टर मतलब कि 1-3। ठीक है, ए का 3। उसके बाद सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो 2 के साथ होगा, सो बी विथ 2। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर 3 विथ 4। और एलॉयज़ जो हैं वो रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे, सो डी विथ 1। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। इन द सर्किट शोन बिलो द करंट आई इज। ठीक है, ये करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है हमें वो फाइंड करना है। तो इसका और भी काफ़ी तरीके हो सकते हैं लेकिन जो मुझे मोस्ट सूटेबल लगा वो ये है कि हम पहले इन जो रेजिस्टेंस हैं इनको सॉल्व कर लें, उसके बाद हम इस लूप के अंदर करंट फाइंड कर लें जो कि बहुत इजी है। ठीक है, सो 30 + 30 देखें, जो करंट I2 यहाँ से गुजर रहा है वही करंट यहाँ से भी गुजर रहा है। इसका मतलब यह है कि दोनों सीरीज़ में है। 30 + 30 विल गिव 60 ओम and this 60 ohm resistor will now in parallel with this 30. ठीक है, so 60 × 30 divided by 60 + 30, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो बनता है वो 20 ओम बनता है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी आ गई 20, वोल्टेज कितनी आ गई 2। सो करंट हमें फाइंड करना है। I इज इक्वल टू V/R which will be equal to 2/20 and it is equal to 1/10 एम्पेयर। ठीक है, सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इन अ निकल कैडमियम अल्कली सेल द इलेक्ट्रोलाइट इज। ये एमसीक्यू मिसप्लेस्ड हुआ है, एक्चुअली इसको चैप्टर 2 के अंदर होना चाहिए था। तो इसका जो आंसर है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ऑप्शन बी। निकल कैडमियम के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जी, ये जो एमसीक्यू है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर इस तरह के एमसीक्यू आते हैं बेहतर तो यही है कि आप इसको बिल्कुल एंड पे करें। ठीक है, इसको अगर पेपर में एमसीक्यू इस तरह का आ जाता है तो इसको बिल्कुल लास्ट पे अटैम्प्ट करें। सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड इस तरह से किया गया है, मैं आपको बताता हूँ कि आपसे ये कह रहा है कि आपके पास ये जो यहाँ पे पी पॉइंट पे आपके पास एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है और आपको ये कहा गया है कि इस यहाँ पे रजिस्टर की वो वैल्यू लगाएं कि जिसको लगाने के बाद जो इसकी जो पावर हो वो 1080 वाट्स हो। ठीक है, अब हमें इस डेटा को यूज़ करके यहाँ पे इस आर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब जो मेथड मैंने यूज़ किया है वो इस तरह से मैंने यूज़ किया है कि मैं 1 बाय 1 जो आर की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं पुट करता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो इसको रिवर्स कहते हैं, रिवर्स प्रोसेस कि आप विद द हेल्प ऑफ आंसर्स जो है वो आप जो है दोबारा से अपने मेन सर्किट के ऊपर चले जाएँ। सो जब मैंने 19.5 ओम पुट करना है तो मैं यहाँ पे 19.5 का एक रजिस्टर लगा दूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद 14.5 के लिए मैं यहाँ पे एक 14.5 का रजिस्टर लगा दूंगा। फिर 9.75 के लिए मैं यहाँ पे एक 9.75 का रजिस्टर लगा दूंगा और फिर 5.55 के लिए मैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दूंगा। ठीक है, अब ये तो 4 मेरे पास सर्किट बन जाएंगे और उन चारों को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब उन चारों का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा कि मैंने जब इसको प्रोवाइड किया तो क्या आंसर आया, इसको प्रोवाइड किया तो क्या आंसर आया। मैंने जो प्रोवाइड किया 9.75 जब मैंने प्रोवाइड किया तो मेरे पास 1080 वाट्स पावर आ गई। ठीक है, और करेक्ट आंसर भी यही है। अब ये कैसे किया ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे सोल्यूशन पे
अब क्या किया हमने, यहाँ पे पी की जगह मैंने 9.75 ओम का जो रजिस्टर है वो लगा लिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब अगर मुझे इस रजिस्टर के क्रॉस जो है वो इस रजिस्टर की जो पावर है वो फाइंड करनी है, तो मुझे इसके लिए या तो वोल्टेज रिक्वायर होगी, ठीक है, तो V²/R में करके मैं इसकी पावर फाइंड कर लूँगा, या फिर मुझे इसका करंट फाइंड करना होगा कि इस रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अब मैं जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ ओम्स ला मैश एनालिसिस में, तो मैंने इसको मैश एनालिसिस के थ्रू सॉल्व किया, और उसके लिए भी वो जो ट्रिक थी जो पहले भी हमने 2-3 MCQs में सॉल्व किया था इसको, इस तरह के सर्किट को, तो वही यूज़ करूँगा। ठीक है, अब देखें मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, मैट्रिक्स फॉर्म बनानी बहुत ईजी है। इस लूप के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है, वो कितनी है 2 + 9.75, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ये 1-1 पोजीशन होती है। फिर उसके बाद ये 2-2 पोजीशन है। 2-2 पोजीशन का मतलब है कि सेकंड लूप के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, तो सेकंड लूप के अंदर 9.75 + 4, तो वो 13.75 रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गई। उसके बाद ये 1-2 है। 1-2 का मतलब है कि फर्स्ट लूप और सेकंड लूप के दरमियान में फर्स्ट लूप और सेकंड लूप के दरमियान में कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, -9.75। सो 1 और 2 के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वही 2 और 1 के दरमियान में भी है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी। अब ये मैट्रिक्स हमने तैयार कर ली। उसके बाद ये जो अननोन्स है वो हम यहाँ पे लिखते हैं I1 I2, और यहाँ पे हमने लिखनी है वोल्टेजेस। ठीक है, ये क्या है मैट्रिक्स में एक्चुअली क्या लिख रहा हूँ, देखिए ये मेरे पास V है, ये I है, ये R है। ठीक है, V = IR, सिंपल हमारे पास जो ओम्स ला है ये उसी के अकॉर्डिंग हमने मैट्रिक्स बनाई है। ये कोई अपने से कोई नया मेथड हमने डिस्कवर नहीं किया, ये उसी को यूज़ करके एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक से मैं इसको कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो अब ये 100 और -150 ये कैसे आएगा, ये यहाँ पे देख लें। अब एजम्पशन आपकी मर्ज़ी है आप क्या करते हैं। मेरी जो एजम्पशन है वो ये है कि जब करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करेगा तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिख दूँगा। अगर करंट मेरा नेगेटिव टर्मिनल से लीव करेगा तो मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लिख दूँगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे करंट जो था वो यहाँ से बाहर जा रहा है, मतलब कि वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है, तो इसलिए मैंने प्लस वैल्यू लिख दी इसकी 100। लेकिन अब जब यहाँ पे मैं देखता हूँ करंट को तो वो नेगेटिव से बाहर जा रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -50 लिख दिया। अभी कन्वेंशन है, ठीक है, आप कन्वेंशन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कन्वेंशन आपकी मर्ज़ी है। आप दूसरी कन्वेंशन ये यूज़ कर लें कि करंट आपके पास अगर नेगेटिव में इंटर हो रहा है तो आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिख देंगे, और अगर पॉजिटिव में इंटर हो रहा है तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख देंगे। ये आपकी कन्वेंशन है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, सो ये मैट्रिक्स तैयार होगी। उसके बाद आपने इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, उसका मेथड मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। कैलकुलेटर में हम जाएंगे। ठीक है, वो जो प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का जो कन्वेंशनल मेथड है वो काफ़ी लेंथी है, उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा। सो यहाँ पे आप जाएं इक्वेशंस में, उसके बाद 1 प्रेस कर दें। ठीक है, और ये वैल्यूज़ में अब इसमें लिखूँगा, 1 की जगह मैं अब लिखूँगा 11.75 इक्वल प्रेस कर दिया। उसके बाद -9.75 इक्वल ये 100, सो ये 100। उसके बाद है -9.75 13.75। ठीक है, जब भी वैल्यू में लिखता हूँ उसके बाद मैं इक्वल प्रेस कर रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ पे है -150। सो ये सारी वैल्यूज़ मैंने इंटर कर ली, तो ये मेरे पास वैल्यू आई I1 की। ठीक है, I1 को मैंने लिख दिया -1.3 से -1.3 I1 की वैल्यू आ गई, और ये मेरे पास वैल्यू आ गई I2 की जो कि है -11.84। सो -11.84। अब मेरे पास जो ये करंट आए हैं ये एक्चुअली इन मैश के करंट्स हैं कि मैश 1 में कितना करंट है और मैश 2 के अंदर कितना करंट है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस रजिस्टर के क्रॉस फाइंड करूँ, इस रजिस्टर के थ्रू जो करंट गुजर रहा है मैं उसको फाइंड करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस I1 को ठीक है, मैं डायरेक्शन को ज्यूम कर रहा हूँ कि जो ये करंट है वो I1 के साथ सेम है। तो ये जो करंट होगा मेरे पास वो एक्चुअली मेरे पास जो करंट होगा वो होगा I1 - I2। ठीक है, I1 - I2 में करूँगा तो मेरे पास ये वाला करंट आ जाएगा। सो I1 - I2।
I1 की वैल्यू कितनी है -1.3 माइनस, और इसकी वैल्यू है -11.84, सो -11.84, ठीक है। सो मेरे पास करंट कितना आ गया 10.53 एम्पेयर, मतलब कि इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 10.53 एम्पेयर का करंट जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब मेरे पास जो अगर करंट की वैल्यू आ गई है तो अब मैं यहाँ से वोल्टेज भी फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं पावर भी फाइंड कर सकता हूँ। तो बजाय इसके कि मैं वोल्टेज फाइंड करूँ, अब मैं डायरेक्टली इसी को यूज़ करके पावर फाइंड कर सकता हूँ, मतलब कि P इज़ इक्वल टू आई स्क्र आर। तो आई हमने फाइंड कर लिया, आई का स्क्वायर इंटू आर की कितनी वैल्यू है 9.75, सो 9.75 1081, ठीक है। सो यही वाट्स थे जो हमें यहाँ पे हमें गिवन थे कि आपके पास सर्किट कितना अलाउ करे, 1080 वाट्स को अलाउ करे। सो इस तरह से ये जो वैल्यू है यहाँ पे 9.75, आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा मैट्रिक्स बना ली, जस्ट आपने मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे, ठीक है, जब आप मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं तो जो ये वैल्यू है ये आपने रिप्लेस करनी है हर दफ़ा, ठीक है। पहले केस में 19.5 यहाँ पे लिखेंगे, इधर भी 19.5, फिर दूसरे केस में 14.5, बस मैट्रिक्स की वैल्यूज चेंज करनी है, आपके पास आंसर आते रहेंगे। और आप देखेंगे कि पहले केस के लिए दूसरे केस के लिए जो पावर की वैल्यू आएगी एट द एंड, पावर की जो वैल्यू आएगी वो 1080 वाट नहीं आएगी, लेकिन जस्ट इस केस के लिए पावर की वैल्यू 1080 वाट आएगी, तो वो आपका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ और ये समझ आ चुकी होगी, ये मेथड था इंस्पेक्शन मेथड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेटर देखें, बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जहाँ पे कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, ठीक है। और ये जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, ये जो MCQs हैं, ये आते भी उन्हीं टेस्ट में जहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। तो फिर आपको इस चीज़ को यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है टेस्ट में, तो फिर आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास इस तरह के MCQs आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर इस तरह के MCQs नहीं आएंगे तो बस फिर आपको फुल मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैलकुलेटर से मैंने मेथड सिखा दिया, इसको यूज़ करें और आपका बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाएगा। नेक्स्ट MCQ जो है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।